डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। मैं जयशंकर सिंह, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक जौनपुर। आज सेमीकंडक्टर डायोड पार्ट 5 की क्लास में आप सभी को आमंत्रित करता हूं। मेरी पिछली जो क्लास थी उसमें आप सबने डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ ही डायोड की स्टैटिक्स एवं डायनामिक रेजिस्टेंस एवं एक आइडियल एवं प्रैक्टिकल डायोड में क्या अंतर रहा और साथ ही रेक्टिफायर सर्किट से संबंधित हाफ वेव, फुल वेव तथा ब्रिज रेक्टिफायर का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज मैं आपको हाफ वेव तथा फुल वेव रेक्टिफायर इफिशियंसी का अध्ययन कराऊंगा। साथ ही हाफ वेव एवं फुल वेव रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर क्या होता है इसकी जानकारी दूंगा। पुनः स्मूथ डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए कुछ फिल्टर सर्किट प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे शंट कैपेसिटर फिल्टर तथा एलसी सेक्शन फिल्टर में एल सेक्शन, सीएलसी या पाई सेक्शन एवं टी सेक्शन फिल्टर की क्रियाविधि एवं परिभाषाएं इत्यादि का अध्ययन कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आइए एक दृष्टिकारक की दक्षता, जिसे अंग्रेजी में रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, इसे परिभाषित करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रेक्टिफायर के इनपुट पर एसी सप्लाई होती है तथा आउटपुट पर हमें डीसी प्राप्त होनी चाहिए। तो रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी जो रेक्टिफायर की होती है वे इसी की माप होती है कि कितने प्रतिशत आपको जो है इनपुट के सापेक्ष आउटपुट डीसी प्राप्त हो रहा है। अर्थात रेक्टिफायर के आउटपुट पर प्राप्त रेक्टिफायर के इनपुट में दी गई इनपुट एसी पावर तथा आउटपुट पर जो प्राप्त डीसी पावर है, यदि ये इसका माप कर लें तो हम इस तरह की दक्षता का ज्ञान कर सकते हैं। और परिभाषा इसकी यह है कि रेक्टिफायर के आउटपुट पर प्राप्त आउटपुट डीसी पावर तथा रेक्टिफायर के इनपुट में दी गई इनपुट एसी पावर के अनुपात को हम इस रेक्टिफायर इफिशियंसी अथवा दृष्टिकारी की दक्षता कहते हैं। और इसे किससे निरूपित करते हैं? नीटा से निरूपित करते हैं। तो ये सूत्र है आपका, ये सूत्र देखें, ये सूत्र है नीटा इज इक्वल टू आउटपुट डीसी पावर, जिसे हम पीडीसी से निरूपित करेंगे। किस अक्षर से? पीडीसी, तथा टोटल इनपुट एसी पावर पीएसी। इसी अनुपात से हम ये गणना कर सकते हैं और इसको हम प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो उसके लिए 100 का आप इस सूत्र में गुणा कर देंगे। तो इसे कहते हैं प्रतिशत दक्षता या परसेंटेज रेक्टिफायर इफिशियंसी, दैट इज आउटपुट डीसी पावर पीडीसी अपॉन टोटल इनपुट पावर पीएसी मल्टीप्लाइड बाय 100। सो अब हमें पीडीसी ज्ञात करना होगा, जो आउटपुट डीसी पावर है, तथा टोटल इनपुट एसी पावर। इन दोनों पदों को यदि हम ज्ञात करें तो जो हमारी प्रथम आर्टिकल है कि एक रेक्टिफायर की रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी को ज्ञात करना, उसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मार्क लगे हैं कि आप कैसे आउटपुट डीसी पावर प्राप्त करेंगे और टोटल इनपुट एसी पावर। तो इसे जो है मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे प्राप्त करें। हम पहले एक सर्किट लेना होगा, तो हम क्रम से लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम हाफ वेव रेक्टिफायर लेंगे। कौन सी रेक्टिफायर आप लेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर ले लीजिए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का एक परिपथ बनाइए। देखिए यहाँ से आप एसी इनपुट देंगे, यहाँ से जो इनपुट आएगी वे एसी इनपुट होगी और 220 वोल्ट होती है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। सपोज करिए कि 90 का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कितने का है? 90 का है, या कोई भी वैल्यू जो है 60, 90 या 12 का एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सेंट्रल टैप नहीं है, क्योंकि हमें हाफ वेव रेक्टिफायर ही लेना है, तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक आपने लिया है। और
एक आगे इसके एक डायोड लगा दीजिए और एक लोड सर्किट लगाइए RL, जिससे कि जो है इस लोड के खिलाफ आपको आउटपुट मिलेगा। तो जैसा कि ये पिछली क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर का जो इनपुट है, इसकी रेक्टिफायर के पहले तो AC रहता है जो यहाँ पे दिखाया गया है, और रेक्टिफायर का आउटपुट जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है, पल्सेटिंग होता है। निगेटिव अर्ध चक्र में आपको कुछ नहीं मिलता है, केवल पॉजिटिव अर्ध चक्र में सर्किट के अनुसार ये आउटपुट आपको मिल रहा है। तो आपको इनपुट AC वोल्टेज पता है, और आउटपुट जो वोल्टेज है जो प्योर DC होना चाहिए, वो DC न होकर पल्सेटिंग है, तो ये भी आपको पता है। ठीक है, और ये जो वर्ग अंतराल है जो थीटा में, तो 0 से पाई तक मिल रहा है, पाई से 2 पाई तक आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, फिर 2 पाई से 3 पाई तक आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह से आपको आउटपुट सिग्नल भी प्राप्त हो गई है। तो इसी आउटपुट जो 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 करंट है या वोल्टेज है जो इस लोड में प्रवाहित हो गए, यदि करंट की बात करें तो लोड में करंट प्रवाहित होगी, तो हमें उसकी DC मान, उसकी औसत मान को ज्ञात करना है, और साथ में हमें इस सर्किट के लिए टोटल कितनी करंट IRMS करंट जो होगी उसका भी मान ज्ञात करना है AC इनपुट पावर निकालने के लिए। ठीक है, और DC आउटपुट पावर निकालने के लिए करंट का औसत मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों लक्ष्य अब आपको एक चित्र लेके चलने से हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए अब आप इसकी गणना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको ये हाफ वेव रेक्टिफायर की गणना की जा रही है। तो अब हम जो है DC आउटपुट पावर ज्ञात करने के लिए मेरा लक्ष्य क्या है, IDC ज्ञात करना, और AC इनपुट पावर ज्ञात करने के लिए मेरा लक्ष्य क्या होगा, IRMS या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को ज्ञात करना। तो एक एक करके इसे लेके चलते हैं। सर्वप्रथम हम IDC का मान ज्ञात करेंगे। देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो करंट की इक्वेशन है वे वोल्टेज की इक्वेशन को भी VI इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, तो करंट की इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो 0 से पाई तक तो यह करंट आपको मिलेगी, लेकिन आप सर्किट को देखिए तो पाई से 2 पाई तक आपको कोई करंट नहीं मिलेगी। तो ये जो है ओमेगा टी को हम यदि थीटा से रिप्लेस करते हैं तो ये समीकरण कन्वर्ट हो जाएगा I इक्वल टू IM साइन थीटा 0 से पाई तक, जहाँ थीटा कहाँ से किस रेंज में होगा, 0 इज लेस आर इक्वल टू थीटा इज लेस आर इक्वल टू पाई, तथा I इक्वल टू 0 होगा फॉर पाई से लेके 2 पाई के बीच में। और इस तरह की आवर्ती तरंग जो पल्सेटिंग तरंग है, जो पीरियडिक तरंग दिखाई दे रही है, उसका DC वैल्यू का एक समीकरण होता है IDC इक्वल टू 1/T, जहाँ T टोटल टाइम पीरियड है, इंटीग्रल ऑफ 0 से T ID थीटा। तो यहाँ पे हम जो है इस समीकरण को लेंगे IDC इक्वल टू 1/T 0 टू T ID थीटा, लेकिन इंटीग्रल का वेरिएबल थीटा है तो हम अपने लिमिट को भी कोण में ही चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा IDC इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई ID थीटा। स्टूडेंट इस सूत्र को बहुत ध्यान से याद कर लीजिए, ये सूत्र वह सूत्र है जिसके आधार पे आप IDC का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं ब्लॉक में रख दे रहा हूँ, आप इसे याद कर लीजिए। तो IDC कितना होगा, IDC होगा 1/2 पाई 0 से 2 पाई ID थीटा। और इसको मैं एक बार में चित्र फिर से बना के एक्सप्लेन करूंगा, या समीकरण से ही फिर से देख लीजिए। समीकरण को मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, उसी समीकरण को मैं यहाँ दोबारा लिखा हूँ IDC इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई ID थीटा। इसको इस समीकरण से आप जो है इसकी लिमिट को दो भागों में तोड़ लीजिए, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। देखिए, यहाँ पे मैंने 0 से पाई किया है और यहाँ पे क्या किया है, पाई से 2 पाई। तो 1/2 पाई 0 से पाई ID थीटा प्लस 1/2 पाई पाई टू 2 पाई ID थीटा, समीकरण में आपने उसको रिप्लेस कर दीजिए। अब आप पहले समीकरण में जहाँ पहली रेंज जो है ID थीटा में I का वहाँ पे करंट का मान कितना है, प्रथम अर्ध चक्र में IM साइन थीटा, तो उसका मान रख दीजिए। द्वितीय अर्ध चक्र में करंट का मान कितना है, 0 है। यहाँ पे करंट कितना है, 0 है, अतः इसको 0 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो अब ये प्रथम भाग का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो ये ऐसे निकाल लीजिए IDC इक्वल टू IM/2 पाई। IM को बाहर निकाल लिया, यहाँ से IM को हमने क्या किया, IM को बाहर निकाल लिया, ये बाहर निकाल लिया IM। अब इंटीग्रल 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा ही केवल बचता है, इंटीग्रल साइन थीटा माइनस कास थीटा। इस वैल्यू को लिमिट को रख दीजिए, इसको वैल्यूज को प्लेस करिए डेफिनेट इंटीग्रल के रूल से, तो ये आपके ब्रैकेट में जो 2 आ जाएगा, तो IM गुणे 2/2 पाई 2IM/2 पाई दैट इज IM/π।
पाई। ये वैल्यू आईडीसी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आईडीसी की वैल्यू आ गई IM अपान पाई। इस समीकरण को आप याद रख लीजिए, IDC इज इक्वल टू IM अपान पाई। और इस करंट जो औसत मान्य धारा का लोड में जो प्रभावित होगी, उससे हम आउटपुट लोड में कुल जो आउटपुट पावर है उसका गणना कर लेंगे। अब सूत्र क्या होगा, IDC का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई RL, मल्टीप्लाइड बाई क्या, RL, यह लोड रेजिस्टेंस है RL। तो ये आपका आ जाएगा PDC इज इक्वल टू IM अपान पाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई RL। अब ये तो डीसी आउटपुट पावर प्राप्त हो गया, लेकिन एसी इनपुट पावर भी आपको प्राप्त करना है, और उसके लिए क्या करना होगा आपको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वे और करंट जो होती है, इसको आपको टोटल इनपुट एसी के लिए निकालना होगा। तो आप इसके लिए भी एक सूत्र है, जैसे कि ये करंट की इक्वेशन, यदि एसी इनपुट करंट की इक्वेशन I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है, आई इक्वल टू IM साइन थीटा है, तो उसकी IRMS वैल्यू होती है, टोटल करंट की IRMS वैल्यू इनपुट करंट की, इंटीग्रल 1/t अंडरवुड में, देखिए अंडरवुड में ये अंडरवुड साइन है, या स्क्वायर रूट में 1/t इंटीग्रल 0 से t आई स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, हम चूंकि एक्स एक्सिस पे थीटा लिए हैं, तो मेरा जो वेरिएबल होगा इंटीग्रेशन के लिए वो डी थीटा ही है। तो इस समीकरण का हम आगे उपयोग करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आप एक हाफ वेव रेक्टिफायर के टोटल एसी इनपुट करंट निकाल। तो उसके लिए इस चित्र में देखिए, अब उस समीकरण को मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है, IRMS इज इक्वल टू 1/t 0 to t आई स्क्वायर डी थीटा। यहाँ पे t का मान चूंकि कोण में है तो लिमिट, तो इसको 2 पाई रख लीजिए, तो IRMS हो जाएगा स्क्वायर रूट 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा। और इससे आप IRMS की गणना करने के लिए, अब इसको चूंकि इस लिमिट को भी दो भाग में कर दीजिए, एक बार 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई। तो 0 से पाई तक एक बार इंटीग्रेट करेंगे, फिर पाई से 2 पाई तक। पाई से 2 पाई तक आप देखें आई का मान कितना था समीकरण में, उस रेंज में समीकरण में कोई करंट नहीं थी, अर्थात निगेटिव अर्थ चक्र में कोई करंट नहीं था, तो इसलिए वहां पे 0 है, वहां 0 रख दीजिए और पहले वाले को सॉल्व करना होगा। तो पहले वाले में देखिए IM बाहर निकाल लीजिए, तो IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई हो जाएगा, और जो इंटीग्रल साइन के अंतर्गत 0 to पाई साइन स्क्वायर डी थीटा। चूंकि स्क्वायर टर्म को हम लीनियर टर्म में इस सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, आपको सूत्र पता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को बदल सकते हैं, क्या, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और अब आइए अगले अगले उसमें पेज पे आपको दिखाएं, तो IRMS का मान हो जाएगा उस सूत्र को लेके, यहाँ जो ये सूत्र था, ये सूत्र इसी को मैंने एक बार और लिख दिया यहाँ पे। तो ये आपकी वैल्यू है IRMS इज इक्वल टू अंडरवुड IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई 0 to पाई 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। अब इसके ब्रैकेट को जो है, इसको भी दो भाग में करके कर सकते हैं। तो एक बार इसको जो है 2 को इधर ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, और एक बार 1 डी थीटा, फिर लिमिट लगाते हुए cos 2 थीटा डी थीटा। तो ये इंटीग्रेशन आपको करना ज़्यादा आसान है, बेसिक इंटीग्रेशन आपको अब तक पढ़ाया जा चुका है और आप जानते भी हैं। तो यहाँ से डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा थीटा, और cos 2 थीटा का हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा। तो अब इस वैल्यूज को जो है, इसमें इनकी लिमिट लगा के हम सॉल्व करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, और इस वैल्यूज को जब यहाँ पे रखेंगे, प्रथम पद का पाई आ जाएगा और दूसरे पद का क्या जाएगा, साइन 2 पाई, और फिर इसका 0 आएगा, तो इसका भी 0 आएगा। तो इन वैल्यूज को जब आप रखेंगे तो ये आ जाएगा IRMS इज इक्वल टू IM स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू पाई, और ये जो है कटेगा, तो IRMS की वैल्यू कितनी जाएगी, IM अपॉन √2। देखिए हाफ वेव के लिए AC इनपुट करंट की IRMS वैल्यू आपने प्राप्त कर ली। IRMS का मान कितना है, IM अपॉन 2, IDC, और IDC कितना था, IM अपॉन पाई। अब आप इससे टोटल AC इनपुट पावर निकाल सकते हैं इस IRMS के मान की मदद से। तो ये आपको, ये देखिए, तो यहाँ पे जो है IRMS का मान है हाफ वेव के लिए IM अपॉन 2, ये आपने अभी निकाला इंटीग्रेट करके। अब आप टोटल AC इनपुट पावर निकाल लीजिए, PAC इज इक्वल टू IRMS का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टोटल रजिस्टेंस जो सर्किट में है, क्योंकि RL लोड पे है और RF क्या है, डायोड का फॉरवर्ड बायस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड बायस है डायोड। तो PAC का मान कितना हो जाएगा, IM/2 IRMS वैल्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई RL प्लस RF।
तो ये समीकरण 3 जो है एसी इनपुट पावर को व्यक्त किया था, समीकरण 2 डीसी आउटपुट पावर को व्यक्त किया था। अतः अब जो है आप मूल समीकरण से पीडीसी तथा पीएसी का मान रख के दृष्टिकारक की दृष्टिकरण क्षमता या रेक्टिफायर इफिशियंसी नीटा का मान ये ज्ञात कर सकते हैं। और नीटा का मान कितना आएगा, पीडीसी अपान पीएसी इक्वल टू आई एम अपान पाई का होल स्क्वायर इंटू आर एल अपन आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर एल। और ये वैल्यू जो है इसको और खोल लीजिए यहाँ पे इस तरह से, और इसको मैं और भी इलेबोरेट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये माना जाता है 2 अपान पाई का होल स्क्वायर गुणे आर एल अपन आर एल प्लस आर एल। इस ऐसे ही क्रम वाइज स्टेप से आप सॉल्व कर जाइए, यहाँ से आर एल कॉमन ले लीजिए तो कुछ इस तरह के पद मिलेंगे, इसको भी हल करिए। तो अंत में ये आपको आता है नीटा 0.406 अपान 1 प्लस आर एफ अपान आर एल। आर एफ जो है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, ये वैल्यूज बहुत कम होगा और आर एल की तुलना में, तो आप आर एफ अपन आर एल को एक से बहुत कम मान के एक के सापेक्ष छोड़ सकते हैं। तो हाफ एम्पलीफायर में यदि परसेंटेज निकालना हो तो 100 का गुणा कर दीजिए तो ये सूत्र बनेगा। और यदि इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लें जिसमें आर एफ और आर एल की तुलना करते हुए आर एफ इज वेरी वेरी लेस देन आर एल मानते हुए, वहाँ पे करीब 40.6% के लगभग आपको ये प्राप्त होता है। अर्थात हाफ वेव रेक्टिफायर की रेक्टिफायर इफिशियंसी बहुत ही कम है, इसकी दक्षता कितनी है, मात्र 40.6% है। तो इस तरह से जो है एक आर्टिकल आपने ली कि एक दृष्टिकारक की दृष्टिकारण क्षमता निकालनी है, और वे जो है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपने इसको प्राप्त कर लिया। अब यही गणना जो है जो हाफ वेव के लिए आपने अभी की है कि आउटपुट डीसी पावर तथा इनपुट एसी पावर को निकाला आपने, तो यही एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए करना होगा। और तब आपको देखना चाहिए कि कितना अंतर आता है। तो देखिए रेक्टिफायर को दिखाना चाह रहा हूँ आपको, और इसके लिए सर्वप्रथम मैंने एक फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट बनाई है। यहाँ पे एसी इनपुट है, यहाँ पे एक सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर लिया गया है, क्योंकि सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर लेके हमने फुल वेव बनाया है। 2 डायोडे लिए गए हैं, ठीक है, जो अपने अपने अर्ध चक्र में फॉरवर्ड बायस में होंगे। प्रथम डायोड प्रथम अर्ध चक्र में, तो द्वितीय अर्ध चक्र में दूसरा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। एक लोड प्रतिरोध आरएल है, ठीक है, और जो है जिसमें डीसी आउटपुट ही हम गणना करना चाहेंगे। और जो वेब फार्म होगी तो इनपुट वेब फार्म इससे प्रदर्शित है 0 से पाई 2 पाई एक वी आई इक्वल टू वी एम साइन थीटा है, और आउटपुट वेब फार्म ऐसे प्रदर्शित है कि इसमें जो है निगेटिव तो वैल्यूज नहीं मिलेंगी, लेकिन यदि आप फेज या कोण थीटा इधर इस एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे लिए हुए हैं और वोल्टेज या करंट वाई एक्सिस पे, तो कुछ इस तरह से जो है पॉजिटिव आउटपुट मिलेंगे निगेटिव अर्ध चक्र में भी। और ये जिसको पिछली क्लास में आपको मैं समझा चुका हूँ, तो ऐसा आपको आउटपुट प्राप्त होगा। अब ये इनपुट करंट आपको इनपुट अर्ध चक्र इनपुट एसी साइकिल के लिए है, और आउटपुट ये जो है शुद्ध डीसी न प्राप्त होकर यहाँ पे पल्स के रूप में प्राप्त हुई है। तो इस तरह से जो है जो भी करंट आपको आउटपुट पे प्राप्त हुई है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। तो देखें फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में जो है हम करंट के लिए यदि समीकरण लिखते हैं तो करंट कैसी प्राप्त होगी लोड के लिए, वो आपको दिखाया जा रहा है। आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा 0 से पाई के लिए है जो सर्किट में, और तथा पाई से लेके 2 पाई तक के लिए कैसी है, माइनस आई एम साइन थीटा। तो इसको जो है अगले चित्र में और एलोबरेट करते हैं। तो और इसके लिए जो है पहले जो है हम आई डी सी का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, और जब आईडीसी का मान ज्ञात हो जाएगा तो आईआरएमएस भी इसकी गणना करेंगे। तो ये ये लोड इक्वेशन लोड में जो प्रवाहित होने वाली करंट की वैल्यूज हैं, पर जब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए तो आई डी सी की गणना कर लीजिए यहाँ से 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई डी थीटा। इसमें 1/2 पाई 0 से इसको दो भाग में तोड़ लीजिए तो 1/2 पाई 0 से पाई आई डी थीटा 1/2 पाई पाई टू 2 पाई आई डी थीटा। लेकिन जो करंट की जो इक्वेशन है आपको जो यहाँ प्राप्त हुई है वे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए प्रथम 0 से थीटा और 0 से पाई के बीच में इसका मान आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा है, और पाई से लेकर 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस आई एम साइन थीटा। तो इस समीकरण में इसको यहाँ पे रखा गया है, और अब इसको सीधे हम इसी साधारण तरीके से इंटीग्रेट करना चाहेंगे। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी ये यहाँ पे मान रखेंगे हम 0 से पाई तक आई एम साइन
थीटा डी थीटा, और 1/2 पाई से पाई से 2 पाई में हम माइनस आई एम साइन थीटा डी थीटा का मान रखते हैं और गणना करते हैं। तो इंटीग्रेट करके निकालते हैं और जो वैल्यू जाती हैं वे इसमें इंटीग्रल साइन थीटा माइनस कास थीटा होता है। इसको यहाँ पे रख दीजिए और इनकी इनकी लिमिट लगा दीजिए, जैसे दोनों साइड की लिमिट, जो लिमिट लगाने पे आपको ये मान मिल रहे हैं। ये दोनों स्टेप के, ये प्रथम पद का ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पे मिला है ये, इसको देखिए। और द्वितीय पद का जो ये वाला है उसका यहाँ पे आपको मिला है, ये देख लीजिए। तो इन दोनों से जो मान आपको प्राप्त हो रहे हैं उनको रखिए। तो ये 2im/2 पाई प्लस 2im/2 पाई, ये आपको 4im/2 पाई आ जाएगा और अंत में कितना आएगा 2im/पाई, जिसे मैं अगली स्लाइड में दिखा दूंगा। तो ये मान आता है IDC इज इक्वल टू 2im/पाई। एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए उसका औसत मान धारा का कितना हो जाएगा, IDC इज इक्वल टू 2im/पाई। और इस समीकरण की सहायता से आप आउटपुट DC पावर निकाल सकते हैं, जो कि IDC का स्क्वायर आई मल्टीप्लाइड बाई RL, ये होता है IDC का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई RL। अब आपको जो है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए RMS करंट की मान निकालनी पड़ेगी। कौन सी करंट की मान निकालनी है, IRMS की गणना करनी है। तो IRMS की गणना कैसे करेंगे, सूत्र आपको अभी हाफ वेव के लिए मिला था कि स्क्वायर रूट में या अंडर रूट में 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, तो अब यह इसको भी दो भाग में तोड़ देंगे, 0 से पाई और फिर 2 पाई से 2 पाई, और धारा का मान रखेंगे। और यहाँ पे जो कि दोनों धाराएं तो रेंज उसकी है, दोनों स्क्वायर किया गया तो पॉजिटिव आ जाएंगी। तो इसको हम दिखाते हैं अगले पेज पे। तो इस तरह से आप इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, im² पाई 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस im² पाई पाई से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, और आप अभी साइन स्क्वायर थीटा का निकाल लेते हैं और माइनस कास थीटा बाई 2 और माइनस कास, ये रिप्लेसमेंट कर दीजिए दोनों पदों के लिए। और इस पहले पद का इंटीग्रेशन निकालिए यहाँ पे, ऐसे ही दूसरे पद का भी इंटीग्रेशन निकालिए। तो इंटीग्रेट वैल्यू तो हो जाएगी, लेकिन लिमिट अलग अलग है इसलिए मान चेंज होंगे। तो पहले पद में आपको जो वैल्यू मिल रही है वो इतनी मिल रही है, दूसरे में आपको इतनी मिल रही है। दोनों को जब जोड़ के रख रहे हैं और स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपको IRMS वैल्यू जो है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए Im/√2 प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है, Im/√2। अब Im इस तरह से आप टोटल AC सकते हैं इस मान की सहायता से। तो भी देखें कैसे टोटल AC पावर आपको प्राप्त होगी, PAC इज इक्वल टू IRMS का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसको लिख दे रहे हैं, IRMS है आपका AC, IRMS करंट है ये। ठीक है, ये IRMS है, तो IRMS का होल स्क्वायर इंटू RL प्लस RL। और इस तरह से आप जो है ये समीकरण 13 और इसके पीछे की जो समीकरण जो आउटपुट पावर DC आउटपुट पावर थी उसका मदद से, उसकी हेल्प से आप यहाँ पे ऊपर अंश में DC आउटपुट पावर रखिए और हर में AC इनपुट पावर रखिए, और इसको फिर क्रमागत रूप से सॉल्व करिए। जैसे जो जो कॉमन पद हैं वे IMS वाले कट जाएंगे। ठीक है, और जो बचेंगे उनको लेके चलें। तो ये मान आपको यहाँ मिलता है, और इसको और सिंप्लीफाई करिए तो कुछ ये आ जाता है। और ये इसकी परसेंटेज वैल्यू आती है 81.2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RF/RL। ठीक है, और यदि RF की तुलना में RL की तुलना में बहुत ही कम है, तो उस समय लगभग 81.2% आपको रेक्टिफायर एफिशिएंसी प्राप्त होती है। तो आप देखें फुल वेव की रेक्टिफायर एफिशिएंसी हाफ वेव की रेक्टिफायर एफिशिएंसी से कहीं बहुत अच्छी है, जस्ट दूनी है लगभग। तो इस तरह से जो है फुल वेव से आपको अच्छी DC प्राप्त हो सकती है हाफ वेव की तुलना में। और जो रेक्टिफिकेशन करते हैं जो हम लोग, फुल वेव रेक्टिफिकेशन ही ज़्यादा पावर सप्लाई के निर्माण में करते हैं, जिससे कि हमें कहीं स्मूथ DC प्राप्त होने में आसानी होती है। इस तरह से जो है पहली जो आपने आर्टिकल ली थी रेक्टिफायर एफिशिएंसी निकालना हाफ वेव के लिए और फुल वेव के लिए, वे आपकी फुल। अब उसी क्रम में जो है हाफ वेव और फुल वेव की और
कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको निकालना होगा। तो रेक्टिफायर एफिशिएंसी निकालने के बाद जो जो वास्तव में रेक्टिफायर एफिशिएंसी से पता चलता है कि रिफिल है, तो वे रिफिल की माफी भी कर लेनी चाहिए कि रिफिल कितनी है। इसके लिए हम एक और फैक्टर परिभाषित किए हैं हम लोग, जिसे कहते हैं रिपल फैक्टर। ठीक है, तो एक रेक्टिफायर के इनपुट पर यदि आप एसी वोल्टेज देते हैं तथा रेक्टिफायर के आउटपुट पर यदि डीसी वोल्टेज की उम्मीद रखते हैं, तो शुद्ध डीसी नहीं प्राप्त होती है, तो बल्कि प्राप्त आउटपुट डीसी वोल्टेज अथवा करंट के साथ उसमें एसी कंपोनेंट भी होता है। तो डीसी में उपस्थित इन एसी कंपोनेंट्स को ही रिफिल करते हैं। डीसी में उपस्थित इन एसी कंपोनेंट को क्या कहेंगे आप? रिफिल कहेंगे। तो डीसी में उपस्थित एसी कंपोनेंट जो है वे रिफिल कहलाते हैं और इसकी गणना रिफिल फैक्टर के द्वारा की जाती है। और रिफिल फैक्टर क्या है? रिफिल फैक्टर जो है डीसी आउटपुट डीसी में एक कितने एसी घटक की उपस्थिति है इसी की मात्रा की गणना करता है। ठीक है, आउटपुट डीसी घटक के साथ एसी घटक भी है, तो एसी घटक की मात्रा कितनी है ये हम उसमें से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे समझने के लिए एक ब्लॉक डायग्राम दिया है कि ये रेक्टिफायर उसके इनपुट पे तो एसी सप्लाई है, ये आपको दिखाई दे रही है, एसी है ये, उसके इनपुट पे एसी आपने डाला है, लेकिन आउटपुट पे क्या मिल रहा है? देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो कुछ इस तरह की पल्स प्राप्त होगी। इसमें एसी और डीसी दोनों के गुण होंगे। इसका आईडीसी यदि निकाला जाए तो कहीं मध्य से जाएगी, तो उसके ऊपर जो भी कंपोनेंट है वे डीसी ही होंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर की आईडीसी आपने निकाली थी, तो आईडीसी कितनी आई थी? IM/पाई। कोई रेखा यहाँ से आपकी कट करती हुई जाएगी और इसके वैल्यू कितनी होगी? IM/पाई। ये उसकी डीसी वैल्यू होगी जो गणनात्मक रूप से आपने प्राप्त की थी। लेकिन ये कहीं से भी जाएगी तो आपको उसके ऊपर रिफिल भी दिखाई देंगी, वो जो एसी भी दिखाई देंगी। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों होते हैं। ऐसे ही फुल वेव रेक्टिफायर के लिए यदि आप करंट की गणना करें तो इसकी वैल्यू होती है 2IM/पाई। कितना ये आपको मिलता है? 2IM/पाई। इसका मान आपको 2IM/पाई आती है डीसी वैल्यू। तो निश्चित रूप से यहाँ भी डीसी के साथ एसी है, जो कि एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट साथ साथ रहेंगे। जितने भी एसी आपको दिखाई दे रही है डीसी वैल्यू के ऊपर, वे सब कहीं न कहीं इसमें कंबाइंड रूप से हैं। और ये जो पल्सेज हैं, ये पल्सेज भी तो एसी हैं, तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें जो आउटपुट हमें शुद्ध डीसी नहीं प्राप्त हुआ है। ये जो वैल्यू आपको शुद्ध डीसी आपको प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि आपको डीसी और एसी मिल के आउटपुट प्राप्त होता है। तो रिफिल फैक्टर यही बताता है कि कितना उसमें जो है एसी मौजूद है। तो देखिए इसके लिए ये जो धारणा है, जो सूत्र हम लोगों ने बनाए हुए हैं कि एसी घटक का आरएमएस मान, ठीक है, जो करंट फ्लो की है लोड में फ्लो की है, उसमें एसी घटक है तो उसका आरएमएस मान, और डीसी घटक का औसत मान। जो डीसी घटक है उसका मान, और डीसी घटक खुद ही औसत है तो उसका डीसी घटक का औसत मान। तो रिफिल फैक्टर का जो गणनात्मक रूप में जो है, जो गणना करेंगे उसके लिए सूत्र है कि लोड धारा में जो लोड करंट फ्लो करेगी लोड में, उसमें एसी घटक का आरएमएस मान, ठीक है, और डीसी घटक जो है उसका औसत मान, इसी के रेशियो या अनुपात को हम लोग रिपल फैक्टर कहते हैं। तो रिपल फैक्टर जो है गामा से निरूपित होता है रिपल फैक्टर, और एसी घटक के आरएमएस मान और डीसी घटक के औसत मान के रेशियो कहते हैं। एसी घटक के आरएमएस मान को I-RMS कहते हैं। ये लोड में जो करंट है उसमें कितना एसी घटक है उसकी वैल्यूज को दिखाते हैं। टोटल एसी घटक को जो है वे हम लोग I-RMS नहीं करके I-RMS कहते हैं। उसको मैं अगली चित्र में दिखा रहा हूँ। देखें I-RMS या B-RMS क्या है? आउटपुट करंट के एसी घटक हैं, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज के एसी घटक हैं। IDC और BDC क्या है? ये जो आउटपुट डीसी वोल्टेज या डीसी करंट है उनके औसत वैल्यूज हैं या उनके औसत मान हैं। और टोटल जो एसी सर्किट में जो टोटल करंट की जो IRMS वैल्यू होती है, वे एक सूत्र के द्वारा जुड़ी होती है कि IRMS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू IDC का स्क्वायर प्लस I-RMS का स्क्वायर। यहाँ I-RMS का स्क्वायर लोड में प्रवाहित होने वाली धारा का एसी कंपोनेंट है, जबकि I-RMS क्या है? टोटल सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा का RMS वैल्यू है। तो रिपल फैक्टर जो होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर से दोनों के लिए ज्ञात करना होता है, और इससे जो है डीसी आउटपुट कितना शुद्ध है ये आप इसका गणना कर लेते हैं। तो एक एक करके पहले हाफ वेव का और फिर उसके बाद फुल वेव का निकालते हैं, और
तब उसकी तुलनात्मक अध्ययन दिखाते हैं आपको। देखिए सूत्र यही है, गामा रिपील फैक्टर को गामा से निरूपित करते हैं तो आई डैश आर एम एस अपन आई डी सी। तो आई डैश आर एम एस और आई डी सी, तो एक समीकरण जो अभी ये समझाया गया था आपको, इसकी मदद से हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमें केवल एक ही वैल्यू रखनी पड़े क्या, इस करंट की। मैंने अभी अपने मान निकाली आई आर एम एस की और आई डी सी की, तो इन्हीं दोनों वेरिएबल से हम रिपील फैक्टर निकाल लें और जो है आउटपुट में जो आई डैश आर एम एस है इसका मान रखने की जरूरत ना पड़े। तो ये थ्योरेटिकली निकाल लेते हैं। जब लैब में सीआरओ पे प्रैक्टिकल करते हैं, आप इसको रिपील को देखते हैं, तो वहाँ सीधे जो है ये वैल्यू जो निकाली जा सकती है आई डैश आर एम एस। तो थ्योरेटिकली कैसे निकाल देंगे आप? हम देखिए आई डैश आर एम एस इज इक्वल टू, अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो आई डैश आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस का होल स्क्वायर माइनस आई डी सी का होल स्क्वायर, और आई डैश आर एम एस का होल स्क्वायर ये आ गया। तो अब इसको आई डी सी से आप भाग दे दीजिए, ये जो बाएं साइड में है रिपील फैक्टर का स्क्वायर आ जाएगा और राइट हैंड साइड में जो है ये रेशियो आएगा, इस रेशियो में ये कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो गामा स्क्वायर की वैल्यू आएगी आई आर एम एस अपन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस 1, और फिर इससे गामा की वैल्यू कितनी जाएगी, गामा की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी यहाँ पे, ये देखिए गामा की वैल्यू प्राप्त कर लिया आपने। इसका मान है स्क्वायर रूट में आई आर एम एस अपन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस 1, जहाँ आई आर एम एस क्या है, टोटल एसी करंट जो करंट थी उसका आई आर एम एस वैल्यू है, और डीसी जो लोड में प्रवाहित होने वाली डीसी घटक था जिसका डीसी वैल्यू या डीसी घटक जिसका आपने मान निकाला था। तो हाफ वेव के लिए पहले करते हैं, हाफ वेव के लिए आई आर एम एस कितना आपने प्राप्त किया था, आई एम अपान 2, आई डी सी कितना प्राप्त किया था, आई एम अपान पाई, तो गामा का मान कितना हो जाएगा, आई एम अपान 2 अपान आई एम अपान पाई का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो गामा की वैल्यू आपकी 1.21 आएगी। ठीक, परसेंटेज वैल्यू लेंगे तो 121% हो जाएगी, अर्थात बहुत अधिक रिपील है हाफ वेव में। ठीक है, हाफ डीसी आउटपुट पावर सप्लाई बहुत अधिक शुद्ध नहीं है। फुल वेव में निकालते हैं, फुल वेव में आई आर एम एस का मान कितना है, आई एम अपान रूट 2, आई डी सी का मान कितना है 2 आई एम अपान पाई। तो इसके लिए रिपल फैक्टर गामा का मान कितना जाएगा, देखिए इसके लिए मान आ जाएगा ब्रैकेट अंडरवुड स्क्वायर रूट में आई एम अपान रूट 2 अपान 2 आई एम अपान पाई का होल स्क्वायर माइनस 1, और ये मान कहीं बहुत कम आएगा 0.48, अर्थात इसमें जो है रिपील फैक्टर का मान कम है, कम एसी कंपोनेंट है, अतः फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कहीं हाफ वेव रेक्टिफायर से कम रिपील रखती है और कहीं शुद्ध एसी सप्लाई, शुद्ध डीसी सप्लाई आउटपुट पे देने का प्रयास करती है। अब कुछ और भी फैक्टर हैं, जैसे रिपील फैक्टर के अलावा फार्म फैक्टर और क्रस्ट फैक्टर, इसी विवेचना करके आपको दिखा देते हैं। हाफ वेव और फुल वेव के लिए चित्र नहीं बनाते हैं, चित्र आपको पहले से पता है। मेन क्या है इसमें कि सूत्र जो होते हैं वो सूत्र याद आपको करना पड़ेगा। तो फार्म फैक्टर कैसे परिभाषित करते हैं, देखिए वी आर एम एस अपान वी डी सी, ठीक है, आई आर एम एस अपान आई डी सी, ये है आर एम एस वैल्यू अपान डी सी वैल्यू लेते हैं। तो हाफ वेव के लिए यदि बात करें तो वी एम अपान 2 अपान वी एम अपान पाई, पाई बाई 2, अर्थात हाँ फार्म फैक्टर एक फैक्टर है जो टोटल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और टोटल डीसी वैल्यू सर्किट का लेके निकाला जा सकता है, इसकी रेशियो लेके, और इसकी वैल्यू हाफ वेव के लिए 1.5 से बनाएगी। ऐसे ही फार्म फैक्टर जो है फुल वेव के लिए कितना आएगा, आर एम एस वैल्यू अपन डीसी वैल्यू, तो ये आपका करीब 1.11 आएगा फुल वेव के लिए। तो आप फार्म फैक्टर भी परिभाषित कर लिए और फार्म फैक्टर भी निकाल लिए। ऐसे ही एक और फैक्टर है जिसका नाम कहते हैं क्रेस्ट पे, इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक में ये नहीं है, इसको आपको लेकिन एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे गए हैं, तो इसको इसीलिए अलग से दिया गया। क्रेस्ट फैक्टर क्या है, पीक वैल्यू, देखिए पीक वैल्यू ये थी, जैसे कि एक समीकरण है V इज इक्वल टू वी एम, इनपुट वोल्टेज जैसे आपने भी लिखा ना, वी आई इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा, ठीक है, ये समीकरण था आपका। तो इसमें जो है वी एम ही पीक वैल्यू होता है। वी एम क्या होता है, पीक वैल्यू होता है, वी एम को ही आप पीक वैल्यू कहेंगे जैसे यहाँ लिखा गया है। तो क्रेस्ट फैक्टर यदि निकालना है तो ये होता है पीक वैल्यू अपान आर एम एस वैल्यू, पीक वैल्यू अपान आर एम एस वैल्यू। तो हाफ वेव के लिए वी एम और आर एम एस वैल्यू कितनी है, वी एम अपान 2, तो हाफ वेव के लिए क्रेस्ट फैक्टर कितना आएगा 2। ऐसे ही फुल वेव के लिए कितना आएगा, वी एम अपान रूट टू। तो इस पेज पे आपको मैंने ये पढ़ाया कि फार्म फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर भी, जिससे रिपील फैक्टर आपने निकाला है, वैसे फार्म फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर भी
परिभाषित कर लिया और उसको आपने हाफ वेव और फुल वेव के लिए निकाल लिया। अब यदि ये आपने जो है रेक्टिफायर बनाया है तो रेक्टिफायर का अगला उपयोग क्या होता है? डीसी पावर सप्लाई। तो डीसी पावर सप्लाई है उसमें रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है, वो रेगुलेट होनी चाहिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन की भी परिभाषा आपको यहीं से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, यदि आपकी रेक्टिफायर अच्छा है और उससे अच्छी डीसी आउटपुट सप्लाई प्राप्त हुई है तो इस डीसी सप्लाई के लोड में यदि कोई परिवर्तन करिए अथवा इस डीसी सप्लाई के इनपुट में, लोड में अथवा इनपुट, ये नोट कर लीजिए कि सप्लाई के लोड में कोई चेंज हो या सप्लाई के इनपुट पे कोई चेंज हो, कोई भी चेंज आप यदि करें लोड में या अथवा इनपुट में, लोड अथवा इनपुट में चेंज करें तो सप्लाई के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सप्लाई के जो सोर्स है उस पर कोई प्रभाव, सप्लाई के आउटपुट पे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसी को एक अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन या रेगुलेटेड पावर सप्लाई कहा जाता है। तो उसको भी यहाँ परिभाषित कर लीजिए, मैं उसको फिर से डिफाइन कर दे रहा हूँ कि वोल्टेज रेगुलेशन द्वारा एक पावर सप्लाई जो कि डीसी होती है, डीसी पावर सप्लाई की उस गुण की माप की जाती है जो लोड में परिवर्तन तथा इनपुट सोर्स में परिवर्तन करने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, यदि परिवर्तन कम से कम होगा तो रेगुलेशन उतना ही अच्छा होगा। तो उच्च गुण की अच्छी डीसी पावर सप्लाई में लोड परिवर्तन एवं इनपुट सोर्स में परिवर्तन करने से आउटपुट पर कम से कम प्रभाव पड़ता है, तो उस तरह से रेगुलेशन अच्छा होता है। अब इस प्रभाव की माप कैसे करेंगे, तो माप करेंगे इस सूत्र से। ये सूत्र आपको मैं दिखा रहा हूँ, इससे आप इस रेगुलेशन को याद कर लीजिए, इससे उसको निकाल सकते हैं कि आपने एक बार उस पे जो है वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज जो है कि एक बार लोड नो लोड है, फिर एक बार फुल लोड है और रेशियो किसका है, नो लोड का है, भी नो लोड माइनस बी फुल लोड डिवाइडेड बाई भी नो लोड। तो मान लीजिए कि आप उसकी आप डीसी पावर सप्लाई जब कोई लोड नहीं लगाते नापते हैं तो 10 वोल्ट है, और एक लोड लगाते हैं फुल लोड, हैवी लोड लगाते हैं फुल लोड तो 9.9 वोल्ट है। तो जो कि 10 वोल्ट होनी चाहिए थी आइडियल यदि पावर सप्लाई होती तो, लेकिन 9.9 वोल्ट है। तो कितना रेगुलेशन हुआ है, ये हो गया भी नो लोड, भी नो लोड का मान कितना है 10, भी नो लोड का मान 10 है, ये 10 आपने रखा है यहाँ पे। फुल लोड कितना था भी ये आपका भी फुल लोड था, तो भी फुल लोड का मान कितना है 9.9 डिवाइडेड बाई भी नो लोड। तो इस वैल्यू को जब रख के निकालेंगे तो ये 1% आता है। ठीक है, आंख की गणना में जितना भी इसकी वैल्यूज कम आएंगी उतना ही रेगुलेशन क्या होगा आपका अच्छा होगा। इस तरह से आप वोल्टेज रेगुलेशन को भी परिभाषित कर लिए। अब एक और परिभाषा होती है जिसको हम लोग टीयूएफ ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं, इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखें ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, टीयूएफ क्या है, और इसको एक और रेक्टिफायर इफिशियंसी से आप कैसे अलग समझ सकते हैं। देखिए जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी पावर सप्लाई होते हैं, एसी पावर सप्लाई होते हैं, तो उनमें वीए रेटिंग दी होती है। क्या दी होती है उनमें, वोल्ट एम्पियर की रेटिंग, कि जैसे इसका कितना वोल्ट है और इसमें वीए रेटिंग इसकी उसी पे लिखी होती है। ये वीए रेटिंग यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना, तो ये टीयूएफ जो है वीए रेटिंग से ही संबंधित है। किससे संबंधित है, वीए रेटिंग से। मुख्य रूप से क्या इसका मतलब है, वीए रेटिंग, इनपुट की वीए रेटिंग। तो देखिए ये भी चूंकि आप ट्रांसफार्मर हमेशा रखते हैं अपनी पावर सप्लाई बनाने में, रेक्टिफायर के पहले ट्रांसफार्मर होते हैं, तो ट्रांसफार्मर के सापेक्ष है, देखिए परिभाषा क्या है, ट्रांसफार्मर के सापेक्ष डीसी आउटपुट पावर की गणना टीयूएफ द्वारा की जाती है। ठीक है, इसका सूत्र यह है टीयूएफ इज इक्वल टू डीसी पावर आउटपुट, जो अभी आपने रेक्टिफायर इफिशियंसी में निकाला था। लेकिन हर में अंश में तो ठीक है, हर में क्या होगा, इफेक्टिव वीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर पे लिखा होता है। आप कोई भी ट्रांसफार्मर लेंगे या जो भी देखेंगे तो वीए रेटिंग उस पर होना चाहिए, वोल्ट एम्पियर की रेटिंग। तो ये इफेक्टिव वीए रेटिंग होती है, ये वास्तव में रियल पावर नहीं होता है। ठीक है, ये अपरेंट पावर होता है, इसकी वैल्यू होती है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये वीए रेटिंग होती है। और यदि रिएक्टिव कंपोनेंट ही केवल लगे हैं तो ये पावर का मान 0 हो जाता है। जैसे इंडक्टर या कैपेसिटर ही ऐसी कोई सर्किट ले लें और उसकी वीए रेटिंग निकालें तो रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं, जबकि हम बात किसकी करते हैं, रियल पावर की बात करते हैं। तो एक यहाँ पे जो है वीए रेटिंग से जो है आपको रिएक्टिव पावर निकलता है, और यही अंतर है रेक्टिफायर इफिशियंसी के सूत्र में और टीयूएफ के सूत्र में। तो टीयूएफ के सूत्र में जो वीए रेटिंग होगी ट्रांसफार्मर की वे
हर में जाएगी, अंश में आप गणना करके डीसी आउटपुट पावर निकाल लेंगे, लोड में कितनी डीसी आउटपुट पावर है। तो इस तरह से TUF भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। और VA रेटिंग जो है हाफ वेव फुल वेव के लिए भी निकाला जा सकता है, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं इसको संक्षेप में आपको समझा दे रहा हूँ। लेकिन इस स्तर तक आप इसको जान लीजिए कि आप TUF भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैं एक टेबल दे रहा हूँ जिसमें TUF, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज के लिए भी है, तीनों के लिए। तो यहाँ सूत्र में वहां से आप इसको रख के गणना के द्वारा स्वयं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट में लिख दे रहा हूँ अलग से, इस नोट को आप बहुत याद कर लीजिएगा अच्छे से कि TUF तथा रेक्टिफायर एफिशिएंसी सेम नहीं है, इनके में अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है कि हर तो अंश तो दोनों के समान है, डीसी आउटपुट पावर दोनों लेते हैं, लेकिन हर में जो सूत्र के हर में अंतर है। यहाँ पे हम VA रेटिंग लेते हैं, जबकि वहाँ पे हम जो है टोटल AC इनपुट पावर ही निकालते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव VA रेटिंग हम यहाँ पे लेते हैं और इस तरह से ट्यूब की गणना करते हैं। अब तो आप इसमें मुख्य पैरामीटर क्या क्या पढ़ लिए, देखिए रेक्टिफायर इफिशियंसी पढ़ा है आपने, TUF अभी पढ़ा है और रिपल फैक्टर पढ़ा है। तो एक समराइज टेबल देखिए हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज की, इसमें उनकी रेक्टिफायर इफिशियंसी क्रम से लिखी हुई है। यहाँ पे उनकी TUF है, जैसे हाफ वेव के लिए ट्रांसफार्मर रिफ्लेक्शन फैक्टर कितना है 0.286, फुल वेव के लिए 0.672 और ब्रिज के लिए कितना है, ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव के लिए 0.812, ठीक है। इसी सूत्र से निकाला गया है। और रिपल फैक्टर तो आपने अभी खुद ही निकाला है 1.2, 1.48 और फिर 0.48। तो इस तरह से जो पैरामीटर्स थे, जो बेसिक पैरामीटर्स थे, उसमें रेक्टिफायर इफिशियंसी थी हाफ पे फुल वेव की, रिपल फैक्टर थे, फिर फार्म फैक्टर, क्रस्ट फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन और TUF अर्थात ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, इनका अध्ययन आप अब तक कर लिए। अब आइए इसमें जो है कुछ अध्ययन करते हैं, ये फिल्टर सर्किट क्या होती हैं और ये इनका क्या लाभ है। देखिए जो भी आउटपुट अभी आपको रेक्टिफायर से मिल रहा है वो पल्सेटिंग रूप से मिल रहा है, शुद्ध DC नहीं मिल रहा है। उसको हमको शुद्ध DC प्राप्त करने के लिए AC को फिल्टर करना पड़ता है। किसको, जो उसमें रिपल है, जो हाई रिपल वास्तव में हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको, उन हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को जो है हम फिल्टर कर देते हैं कैपेसिटर से, इंडक्टर से या इनके कॉम्बिनेशन सर्किट से। तो फिल्टर सर्किट कितने तरह के होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, क्या होते हैं पहले देख लेते हैं और फिर इनका उपयोग करते हैं। तो देखें, रेक्टिफायर से आपको आउटपुट मिल रहा है, जो कि रेक्टिफायर से आउटपुट प्राप्त हुआ है, ये रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट जो है वे पूरी तरह से वे DC वोल्टेज और DC करंट न होकर वे पल्स के रूप में होता है, ठीक है। और इसमें रिपल भी होता है। तो रिपल को दूर करने के लिए जिस सर्किट का हम उपयोग करते हैं वो फिल्टर परिपथ कहलाता है, ठीक है। यही इसकी परिभाषा है। उसे हम कौन सी परिपथ कहेंगे, फिल्टर कहेंगे। अब फिल्टर परिपथ में क्या क्या हो सकता है, कैपेसिटर होते हैं, इंडक्टर भी हो सकते हैं और इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये इसलिए लेते हैं क्योंकि एक इंडक्टर भी रिएक्टेंस देते हैं, कैपेसिटर भी रिएक्टेंस देते हैं। तो दी गई जो आउटपुट जो DC होनी चाहिए, इसमें इनका रिपल नहीं होने चाहिए, उनको इन्हीं गुण के आधार पर हम फिल्टर करने का प्रयास करते हैं। तो देखें जरा सा इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर कितने तरह का है। तो निम्नलिखित प्रकार के हम इसको कर सकते हैं। एक तो शंट कैपेसिटर, जिसमें कि हम लोड जहाँ लोड लगाते हैं उसी तरह से वहाँ पैरेलल में शंट कैपेसिटर लगाएंगे। फिर सीरीज इंडक्टर लगाएंगे सर्किट के, और फिर ऐसा LC फिल्टर लगाएंगे जिसमें कि शंट कैपेसिटर होगा और सीरीज इंडक्टर होगा, और इनके कॉम्बिनेशन जैसे कि पाई फिल्टर जिसे CLC कहते हैं, कि उसमें 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर होगा, या टी फिल्टर जिसमें 2 इंडक्टर या 1 कैपेसिटर होगा। तो इतने तरह का इनका क्लासिफिकेशन है और एक एक करके अब इनका अध्ययन किया जाए। इनके जो इनकी क्या सर्किट है, इनके क्या एडवांटेज हैं, इनके क्या डिसएडवांटेज हैं, इनके क्या उपयोग हैं, इनकी बात की जाए। सबसे पहले लेते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर फॉर हाफ वेव। किसके लिए लिया गया है, हाफ वेव के लिए। देखिए जनरल फिल्टर सर्किट फुल वेव के लिए लेना चाहिए, क्योंकि पहले से ही कुछ पल्सेज स्मूथ DC देने की उसमें होती हैं, लेकिन जिसमें हाफ वेव भी लिए हैं तो उसको भी आप उससे भी शुद्ध DC बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ एक कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर हाफ वेव के लिए लिया गया है चित्र में, और इस चित्र को मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें कैसा आउटपुट मिलेगा। देखिए ये AC इनपुट है, ये सर्किट जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये AC इनपुट है, ये AC इनपुट है आपका, ठीक है। अब इसको फिल्टर करना है। तो यहाँ पे
ये जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो इस कैपेसिटर को क्या करेगा, ये यहाँ से जो भी सब इनपुट सप्लाई होंगी वो इस कैपेसिटर के थ्रू जाएंगी और इस लोड के थ्रू जाएंगी। तो इसमें देखें रिपिल जो होती है, रिपिल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। और डीसी सप्लाई जो डीसी आउटपुट जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होनी चाहिए, जो 0 होती है। तो हम दोनों केस इस कैपेसिटर के लिए लेते हैं, ठीक है। प्रथम केस ऐसे लेते हैं कि यदि इसमें जो डीसी के लिए कैसा व्यवहार करेगी, देखिए डीसी का ओमेगा 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओमेगा 0 रखेंगे तो बहुत अधिक इम्पीडेंस का मान क्या आएगा, बहुत अधिक आएगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन आएगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन। तो उच्च प्रतिघात, तो कोई भी डीसी की कंपोनेंट इसमें पास नहीं होगा। पूरी डीसी कहाँ पास हो जाएगी, लोड में। आप यही तो चाहते थे कि डीसी किस में पास हो, लोड में। लोड में एसी पास ना हो। अब चूंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी कम थी तो डीसी जो है कैपेसिटर में से नहीं जाएगी, हाई इम्पीडेंस होगा। अब रिपिल रिपिल जो थी, ये जो रिपिल होती हैं, जो इसमें रिपिल है, ठीक है, जो इसका आउटपुट निकलता है हाफ वेव का, ये है मान लीजिए हाफ वेव का आउटपुट ऐसा निकलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यही यही ये कंपोनेंट सब एसी हैं, ये रिपिल भी हैं। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में यहाँ पे ओमेगा आप ज्यादा रखिए तो एक्सी का मान क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। एक्सी उस समय कैसा व्यवहार करेगा, लो लो प्रतिघात दिखाएगा, इसका मान कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा तो एसी कहाँ से जाएगी, एसी इन्हीं में से, एसी में से गुजरने लगेगी ऐसे। एसी इसी में से कैपेसिटर में से हाई फ्रीक्वेंसी की जो रिपीट है गुजर के ट्रांसफार्मर की जो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें घूम जाएगी, एसी लोड में नहीं जाएगी। ये आपको फायदा समझ में आया कि नहीं आया। एसी पूरी इस कैपेसिटर के थ्रू होके ऐसे ही प्रवेश करेगा, क्योंकि रिपील के लिए कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट का व्यवहार करेगा, लो इम्पीडेंस का व्यवहार करेगा। तो जो भी रिपील है वे क्षण के कैपेसिटर से वापस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में चली जाएगी और लोड में केवल क्या जाएगी, डीसी जाएगी, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, ये ऐसे प्राप्त होता है कि पहली जब फर्स्ट हाफ साइकिल में कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर जो है फॉरवर्ड बायस में ये डायोड होने के कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है। लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल में चूंकि कोई धारा नहीं मिलती है, ये नीचे नहीं, नीचे वाली धारा ऊपर नहीं प्राप्त होती, निगेटिव अर्ध चक्र में नहीं कंडक्ट करता है। तो पहले अर्ध चक्र में, प्रथम अर्ध चक्र में तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। लेकिन जब सेकेंड अर्ध चक्र में सर्किट की धारा शून्य होती है तो कैपेसिटर खुद क्या होता है, ये डिस्चार्ज पाथ है, कैपेसिटर खुद डिस्चार्ज होता है। फिर अगले अर्ध चक्र में कैपेसिटर फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। तो ये चित्र ये बताता है कि जो पहले इतनी ज्यादा जो रिपील प्राप्त हो रही थी यहाँ से यहाँ तक, वे अब घट गई है काफी। और अब कुछ आपको आउटपुट कैसा मिल जाएगा सर्किट का, सर्किट का आउटपुट कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा, देखें ध्यान से। इस तरह का आउटपुट आपको प्राप्त, तो ये कहीं, ये जो आउटपुट प्राप्त होगा ये कहीं डीसी से ज्यादा नजदीक है, इसलिए इस तरह का फिल्टर सर्किट लगाने से, कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर लगाने से हमें कुछ रिपिल की मात्रा घट जाती है, बल्कि काफी घट जाती है। परसेंटेज रिपिल बहुत घट जाती है और एसी की डीसी की तरह आपको आउटपुट प्राप्त होता है, जिसे मैं अगली प्रयास कर रहा हूँ। तो देखें उस जो चीजें जिसकी आपने अभी अध्ययन की है उसमें यहाँ लिखा गया है कि जब हाई फ्रीक्वेंसी की रिपिल प्रभावित होती है तो कैपेसिटर का प्रतिरोध शून्य की ओर होता है, रिएक्टेंस शून्य की ओर होता है। तो कैपेसिटर का प्रतिघात कम होने के कारण संपूर्ण रिपिल जो है कैपेसिटर से बाईपास होकर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवेश करती है और लोड में क्या प्रभावित होती है, लोड में केवल डीसी करंट प्रवाहित होने लगती है। तो अब एसी घटक नहीं प्रभावित होती, केवल डीसी करंट ही प्रभावित होती है। तो आउटपुट लोड से जो निकलता है वो कांस्टेंट डीसी जैसा ही निकलता है। और गणना करके ये स्थापित किया गया है कि शंट कैपेसिटर जो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपिल का मान हाफ वेव, यदि शंट हाफ, ये हाफ वेव है, ठीक है, हाफ वेव में रिपिल का मान कितना है, 1/2√3 एफ आर एल सी, जहाँ एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है जो ट्रांसफार्मर से जो इनपुट सिग्नल आई थी, आर एल लोड है और सी का मान क्या है, शंट कैपेसिटर का मान है। तो आप इस सूत्र, इस केवल यदि सूत्र में इन वैल्यूज को रख दें तो थ्योरेटिकली आप इसकी गणना कर सकते हैं और आप पाएंगे कि रिपिल पहले से क्या है, रिपल का मान पहले से बहुत ही, रिपल का मान पहले से बहुत ही घट गया है। और इस तरह से एक शंट कैपेसिटर फिल्टर हाफ वेव के लिए जो है आप निकाल सकते हैं रिपल का मान।
और रिपल फैक्टर का मान पहले से बहुत कम है। अब क्या है कि इस सर्किट के एडवांटेज क्या हैं, इसके कोई ड्रॉबैक है क्या, या इसके एप्लीकेशन क्या हैं, तो उसको मैं समझाने, और पहले इसको फुल वेव में पहले देख लीजिए कि फुल वेव में कैसा रिजल्ट आएगा, तब फिर उसकी गणना करें। देखिए रिपल फैक्टर जो है शंट कैपेसिटर के फुल वेव में एकदम वही प्रक्रिया होगी जो अभी समझे थे आप, कि प्रथम अर्ध चक्र में एक डायोड कंडक्ट करता है, और जो है उसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी की रिपील है उनको कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट होके ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में भेज देता है। लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसी की जो डीसी है उसके लिए हाई इम्पीडेंस देता है, तो वो लोड में चली जाती है। फिर द्वितीय चक्र में भी यही घटना घटेगी कि ये सेकेंड डायोड कंडक्ट किए हैं, और सेकेंड डायोड कंडक्ट करके डायोड नंबर 2 फिर जो है हाई फ्रीक्वेंसी रिपील सेकेंडरी में चली जाएगी, और डीसी केवल लोड में प्राप्त होगी, और जो आउटपुट प्राप्त होंगे वो कुछ पहले से और नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। ये जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की जो प्रक्रिया है और नज़दीक नज़दीक होगी, ये और नज़दीक नज़दीक होगी, और नज़दीक नज़दीक होगी, तो कहीं आपको और हाफ वेव की तुलना में कहीं और अच्छी स्मूथ ये डीसी प्राप्त हो जाएगी। और कह रहे हैं कि इस बार जो रिपल फैक्टर का मान होगा वो उससे और आधा हो जाएगा, 1/4√3 एफ आर एल एस सी, जहाँ एफ का मान फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल इनपुट जो सोर्स है करंट है या वोल्टेज उसकी फ्रीक्वेंसी है, आर एल लोड है, और सी जो है उस कैपेसिटर की वैल्यू है जो कि साथ में लगी है। तो आप देखते हैं कि फुल वेव की रिपील शंट कैपेसिटर में सबसे कम है, हाफ वेव की उससे कम है, और विदाउट शंट कैपेसिटर उसकी और भी ज़्यादा है। तो ये सर्किट है इस जो निश्चित रूप से रिपल का मान को कम कर रही है और शुद्ध डीसी देने का प्रयास कर रही है। अब आइए इसके गुण देखते हैं, क्या है इसके, और इसके डिसएडवांटेज क्या है। देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंपैरेटिवली स्टडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्किट के लिए। अक्सर बुक्स में नहीं दी रहती उतने डिटेल में, तो आपको इसके लिए ही तो हम लोग पढ़ाते हैं। देखिए रिपल फैक्टर लो है, आपने भी गणना में देख लिया रिपल फैक्टर इसका कम है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, इसका एडवांटेज है, ठीक है। और इसका कनेक्शन सिंपल है, केवल एक शंट कैपेसिटर ही लगाना है लोड के पहले, ठीक है। सुटेबल एक किसके लिए सुटेबल है, लाइट लोड, मतलब हल्के लोड में सर्किट ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। रिपील डिरेक्शन अकर्स इन लोड वोल्टेज, अभी आपने देखा कि जो वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज है उसके में ये जो है उसकी प्यूरिटी को सुधारता है, उसमें रिपील को कम करता है, ठीक है। इस सर्किट के ये एडवांटेज थे, कम से कम 4 बिंदु में आपने देख लिया। अब इसके डिसएडवांटेज सुनिए शंट कैपेसिटर फिल्टर के, कि लोड रेगुलेशन इसका बहुत अच्छा नहीं है, मतलब यदि हैवी लोड और नो लोड में चेंज करते हैं, लोड चेंज करते हैं, तो उतने अच्छा आउटपुट डीसी उस समय नहीं दे पाएगा, ठीक है। हैवी लोड के लिए सुटेबल नहीं है, और ये हाई करंट सर्किट में भी ये उपयोग नहीं होगा। तो छोटे से दो इसके डिसएडवांटेज हैं, एक तो हैवी लोड में उपयोग नहीं लगाएंगे आप, और चूंकि ये वोल्टेज के लिए जो है रिपील कम करता है, तो हाई करंट की सर्किट में, लो करंट की सर्किट में ये काम करेगा, लेकिन हाई करंट की सर्किट में ये उतना उपयोगी नहीं रहेगा। और फिर तो इसका उपयोग करते कहाँ हैं, देखिए इसका उपयोग आजकल आप कहाँ करते हैं, इट इज वाइडली यूज्ड इन मोबाइल फोन, ठीक है। आप मोबाइल फोन का जो चार्जर है ना उसमें आप इस सर्किट का बहुत आया तो इस्तेमाल करते हैं, साथ में इल्यूमिनेटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक अकेला यदि शंट कैपेसिटर यदि आपने लिया है जो है हाफ वेव चाहे फुल वेव में, तो उसका ये एडवांटेज है कि ये जो है रिपील निश्चित रूप से कम कर, रिपल का मान कम कर देगा, ठीक है। लाइट लोड के लिए बहुत सी सुटेबल होगा, और रेगुलेशन वोल्टेज में भी करेगा। डिसएडवांटेज यही है कि लोड रेगुलेशन उतना अच्छा नहीं होगा, और हाई करंट के लिए भी ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। तो जो लो करंट मोबाइल चार्जर में हमें मिली एम्पियर की करंट चार्जर की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे बहुत उपयोगी होगा, और वहाँ हम इसका उपयोग भी करते हैं। देखिए अब अगला फिल्टर सर्किट है सीरीज इंडक्टर, ठीक है। तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर की, सीरीज इंडक्टर फिल्टर जैसे मैंने कहा कि हाफ वेव और फुल वेव में लेना है, तो हम इसको सीधे ही आपको बता रहे हैं कि हाफ वेव में इसको हम नहीं लेते हैं, सीधे फुल वेव में लेते हैं। क्यों नहीं हाफ वेव में लेते हैं, उसका कारण है कि हमें कंटिन्यूअस करंट चाहिए होता है, और हाफ वेव की जो आउटपुट होती है देखिए कुछ ऐसी होती है, ठीक है। करंट की ब्रेकिंग होती है उसमें, आउटपुट करंट कुछ इस तरह से मिलता है कि बीच में
निगेटिव अर्थ चक्र में आपको करंट नहीं मिलता है। ये करंट का यदि हम आउटपुट पे ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा करंट आपको मिलता है। तो निश्चित रूप से ये हाफ वेव में हम सीरीज इंडक्टर का फिल्टर का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ करंट नहीं होती, जबकि इंडक्टर सर्किट ऐसी सर्किट होती है जिसमें आपको हमेशा करंट की उपस्थिति अनिवार्य चाहिए। ठीक है, करंट यदि नहीं रहेगी या करंट चेंज होगी हाई से लो में तो वोल्टेज बहुत बढ़ जाएगा, और वोल्टेज बढ़ जाएगा तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये कारण है, इसीलिए इसको हम फुल वेव में इस्तेमाल करते हैं। सीरीज इंडक्टर फिल्टर का इस्तेमाल किसमें करते हैं? फुल वेव में, जिसमें कम से कम आपको ऐसी करंट उपलब्ध रहती है, करंट जीरो नहीं होती बल्कि करंट हमेशा बनी रहती है फुल वेव सर्किट में। तो इसलिए हम इसको फुल वेव सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखिए कि हमने एक सीरीज इंडक्टर लगाया हुआ है और प्रॉपर्टीज क्या है कि देखें, इसका गुण जो था एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल इज इक्वल टू व्हाट? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, या ओमेगा होता है 2 पाई और एल होता है एल। तो यदि ओमेगा का मान कम है, ठीक है, तो एक्सएल का मान क्या होगा? कम होगा। तो इस एक्सएल जो सीरीज में लगा है, लो फ्रीक्वेंसी जिसमें से पास कर जाएगी। लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डीसी होती है। तो डीसी तो इसमें से पास कर जाएगी, लेकिन जो रिपील है, जैसे ये रिपील इसमें से पास नहीं होगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत ज्यादा। और हाई फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा का मान यदि बढ़ा दें आप, ओमेगा का मान बढ़ाते चले जाएं तो एक्सएल का मान क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और फिर ये जो रिपील होती हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, तो वे रिपील इसमें से नहीं गुजर पाएंगी, रिपील इसमें से नहीं जाएंगी, क्योंकि उनको ये अधिक प्रतिरोध या प्रतिबाधा ऑफर करेगा, अधिक प्रतिघात ऑफर करेगा। उनको अधिक ये प्रतिरोध राशि, उनका पाथ अधिक प्रतिरोधी हो जाएगा, प्रतिघाती हो जाएगा, तो वे इसमें से नहीं गुजर पाएंगी रिपील। और रिपील जब नहीं गुजरेंगी तो क्या गुजरेंगी? केवल डीसी वैल्यूज गुजरेंगी। तो ये कुछ ऐसा होता है। देखिए इसका आउटपुट जो है, यदि आईडीसी इस लेवल पे है तो इसका आउटपुट कुछ आपको ऐसा मिलता है। ये देखिए मैं जो बना रहा हूँ, ये क्वाइल के चार्ज और डिस्चार्ज की कंडीशन बताता है, क्वाइल कैसे चार्ज हो रही है और डिस्चार्ज हो रही है। और इसको यदि आप इसका डीसी लेवल खींच लें तो जो ये इसके ऊपर और नीचे की जो वैल्यू है वही आउटपुट डीसी में रिपील है, उनका एसी घटक है। तो इसमें क्वाइल जब फॉरवर्ड बायस में ये डायोड होते हैं तो उस समय क्वाइल चार्ज होती हैं, और जब दूसरे डायोड जब आते हैं तो जो दरमियान जो थोड़ा सा समय बचता है उसमें डिस्चार्ज होती है। तो कुछ इस तरह से क्वाइल के चार्ज और डिस्चार्ज होने से आपको ऐसा आउटपुट मिलता है, और ये भी नियरली डीसी ही है। तो इस सर्किट के जो कि फुल वेव के लिए किया है, इसके कितना रिपील फैक्टर होगा, इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, ये समझाना होगा अभी हमें, उसको निकालते हैं। लेकिन एक चीज तो आपको इसकी प्रक्रिया समझ में आई, इसमें ऑपरेशन समझ में आया ना, कि लो फ्रीक्वेंसी की जो डीसी है उसको लोड में पास हो जाने देगा, क्योंकि तब एक्सएल का मान कम होगा, प्रतिघात कम होगा। ठीक है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी की जो रिपील आएगी तब उसको एक्सएल अधिक प्रतिघात, एक्सएल का मान बढ़ जाएगा, प्रतिघात सर्किट का बढ़ जाएगा, और वो इसमें से कैपेसिटर, इसमें इंडक्टर से पास होने में उसको परेशानी होगी, नहीं पास हो पाएगी आसानी से। तो आउटपुट कैसा मिलेगा? डीसी जैसा ही मिलेगा, और ये एसी का मान बहुत कम हो जाएगा। इसको मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो वही जो चीज आपको मैं जिन तथ्यों को भी हमने समझाया उनको यहाँ पे फिर से लिखा गया है कि आउटपुट लोड आरएल में आईडीसी ही प्रभावित होगी, क्योंकि धारा का मान आईडीसी से जब अधिक होगा तब इंडक्टर जो है एनर्जी का संचय कर लेगा, खुद चार्ज हो जाएगा, और जब धारा आईडीसी से कम होगी तो उसको इंडक्टर क्या करेगा? उसी को रिलीज करेगा, डिस्चार्ज करेगा। लेकिन इस तरह से आउटपुट धारा का मान क्या हो जाएगा? लगभग नियत रहेगा। ठीक है, और इस तरह से रिपील का मान बहुत कम हो जाएगा। और सर्किट की जो फेनोमेना जो समझाई है कि रिपील को पास नहीं होने देगा, क्योंकि रिपील की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सीरीज में ज़्यादा प्रतिघात देगा, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी की रिपील पास नहीं होगी, और लो फ्रीक्वेंसी की डीसी सप्लाई पास होकर लोड में चली जाएगी। इसका रिपील फैक्टर का मान होता है लोड वैल्यू आर एल डिवाइडेड बाई 6√2 पाई एफ एल। एल जो है इंडक्टेंस है या फ्रीक्वेंसी है, आर एल क्या है? लोड प्रतिरोध का मान है। तो ये सिंपल से आप इसकी रिपल फैक्टर निकाल सकते हैं, जो कि अत्यंत कम आएगा। देखिए अब जैसे एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन 3 बिंदु आपने बना लिए हैं, तो इनके लिए भी पढ़िए। देखिए लोड रेगुलेशन इज बेटर देन शंट कैपेसिटर फिल्टर। देखिए जब इंडक्टर लग गया है तो निश्चित रूप से लोड रेगुलेशन अच्छा होगा इसका। इट इज सुटेबल फॉर हैवी लोड। अच्छा, ये एक और बात है कि यहाँ पे यदि लोड अधिक ले लेते हैं तो उसके लिए भी ये रेगुलेशन दे देगा, जो शंट कैपेसिटर में आपको नहीं मिलता था।
ठीक है, एक एडवांटेज इसका और है कि रिपल रिएक्शन अकर्स इन लोड करंट। यहाँ पे जो 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 परफॉर्मेंस इनकी है लोड करंट में रिपल को कम करते हैं, जबकि शंट कैपेसिटर लोड वोल्टेज में रिपल को कम करते हैं। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन भी किया आपने। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? जैसे इस सर्किट का एडवांटेज तो आपने देखा, डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, सबसे पहला डिसएडवांटेज मैंने सबसे पहले बता दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर में इसका उपयोग नहीं करते हैं आप। ठीक है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाफ वेव, क्योंकि आपको मैंने बताया कि करंट यदि डिसकंटिन्यू हो जाए, करंट जीरो हो जाए, तो फिर यहाँ लोड वेरिएशन, वोल्टेज का वेरिएशन ज्यादा होगा और हाई वोल्टेज को कंट्रोल करना हमारे आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, रिपल फैक्टर इज हाई, शंट कैपेसिटर की तुलना में इसमें रिपल फैक्टर का मान, रिपल का मान ज्यादा होता है। ठीक है, ये दो एडवांटेज हैं। एप्लीकेशन, सीरीज इंडक्टर फिल्टर इज यूज्ड इन हाई करंट डीसी पावर सप्लाई। देखिए, यदि डीसी पावर सप्लाई आपने लैब में 30 वोल्ट तक की देखी, लेकिन यदि हम कहें कि हम 100 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई बनाएंगे, 200 वोल्ट की, 300 वोल्ट की बनाएंगे, तो अधिक वोल्ट की या 400 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई की बात करें, जो कि आपके लैब में पुराने उपकरण निश्चित रूप से ऐसी डीसी सप्लाई के लिए कहीं रखे हो तो देखें, तो निश्चित रूप से आपको जो है जो फिल्टर उसमें लगे होंगे वो कॉइल के फिल्टर ही, इंडक्टर के फिल्टर ही आप उसको पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो है अगला हम इसमें लेते हैं इसको एल सेक्शन या एलसी फिल्टर कहते हैं। ठीक है, ये देखें, देखिए एक बार आपने शंट कैपेसिटर देखा, एक सीरीज इंडक्टर देखा, अब इनके गुणों को मिला दें तो हम एलसी फिल्टर या एल सेक्शन फिल्टर करते हैं। इसको क्या करते हैं, इसी का नाम जो है एल सेक्शन फिल्टर है। और फिर इसमें चूंकि और भी प्रकार है, पाई है जिसे सीएलसी कहते हैं, और टी सेक्शन, पहले हम इसमें एल सेक्शन लेंगे। तो इसमें इसमें क्या है, इनको जो है एलसी सेक्शन भी कहते हैं। इसमें एल और सी को कॉम्बिनेशन लेते हैं। ठीक है, इनका कंबाइन कर लेते हैं। तो देखिए, एक चित्र में मैंने ये बनाया है, यहाँ पहले एल लिया है और फिर क्या लिया है, सी लिया है। ठीक है, तो सीरीज इंडक्टर पहले लगाया है और शंट कैपेसिटर बाद में लगाया है। अब यहाँ जो पीछे की जो गुण आपने देखा कि इंडक्टर क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी रिपील को तो गुजरने ही नहीं देगा अपने में से, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सेल का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, और अधिक प्रतिघात होगा तो वो कंपोनेंट इसमें से नहीं गुजरेगा, लो फ्रीक्वेंसी पास हो जाएगी। ठीक है, और यदि लो फ्रीक्वेंसी पास हो जाएगी तो लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर में पास होगी कि नहीं, ये देख लीजिए। कैपेसिटर का सूत्र होता है एक्सी इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये कितना, एक्सी इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी। ओमेगा का मान कम कर दीजिए तो ये एक्सी का मान बहुत ज्यादा जाएगा, तो डीसी सप्लाई, डीसी आउटपुट इसमें से नहीं जाएगा, तो डीसी आउटपुट अंततोगत्वा किसमें से जाएगा, लोड में से डीसी जाएगी। डीसी वैल्यू किसमें से प्राप्त होगी, लोड में से जाएगी। और यदि हाई फ्रीक्वेंसी की रिपील की बात करें तो यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि यह अधिक प्रतिघात देगा। यदि कुछ रिपील आ भी गई हाई फ्रीक्वेंसी की तो वो कैपेसिटर उसके लिए क्या देगा, लो पाथ, लो इम्पीडेंस देगा। एक्स यहाँ पे हाई डब्ल्यू रखिए तो एक्सी का मान कम जाएगा, तो वे वापस हाई फ्रीक्वेंसी रिपील कहाँ घूम जाएगी, रेक्टिफायर के सिरे में ही वापस चली जाएगी। ठीक है, तो रेक्टिफायर, हम फिल्टर सर्किट को रेक्टिफायर के बाद लगाते हैं, तो ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी जो रिपील है वापस रेक्टिफायर की ओर ही चली जाएगी, वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में चली जाए या कहीं भी जाए, वे लोड में नहीं जाएगी। ठीक है, सो इसलिए कह रहे हैं कि इस ये सीरीज इंडक्टर तथा शंट कैपेसिटर फिल्टर के लाभकारी गुण इसमें जुड़ जाते हैं। और पूरी क्रियाविधि मैंने जो आपको समझा दी वे देख लें। अच्छा, एक क्या बात है इसमें की और एडवांटेज है कि जब इस तरह के फिल्टर का, एलसी फिल्टर का जब आप अभी रिपल फैक्टर निकालेंगे, अब तक जो दो दो फिल्टर के रिपल फैक्टर में सब में आपका आरएल सूत्र में आ रहा था, इसका जो है, इसमें जो है आरएल इसके रिपल फैक्टर के सूत्र में नहीं आता है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी जितनी अच्छी है कि एल और सी ही सब बैलेंस कर लेते हैं, रिपल फैक्टर लोड से पे निर्भर नहीं रहता। तो देखिए, रिपल फैक्टर से कितना है, √2 अपान 12 ओमेगा स्क्वायर एल सी। इसमें कहीं आरएल है क्या, नहीं है ना। तो ये अंतर अंतर करके याद करने के लिए भी जरूरी है कि शंट कैपेसिटर का के रिपल फैक्टर का सूत्र क्या था, सीरीज इंडक्टर के रिपल फैक्टर का सूत्र क्या था, और यदि एलसी सेक्शन है तो उसके रिपल फैक्टर का सूत्र क्या था। यही एक ऐसी सर्किट है एल सेक्शन, जिसमें एलसी सेक्शन, जिसमें आपको रिपल फैक्टर लोड पे निर्भर नहीं करता है। क्रियाविधि मैंने पूरी समझा दी है। लो फ्रीक्वेंसी को इंडक्टर भी जाने देगा, कैपेसिटर नहीं जाने देगा, तो वे अच्छा ये नहीं जाने देगा तो वे लोड में चला जाएगा, जो कि डीसी होगा लो फ्रीक्वेंसी। और हाई फ्रीक्वेंसी को कैपेसिटर गुजरने नहीं देगा, यदि कुछ गुजर गया तो वापस संधारित्र उसको शार्ट करा के, हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर शार्ट होता है, वो वापस फिर
रेक्टिफायर की ओर ही चला जाएगा, डीसी आउटपुट में नहीं जाएगा। तो ये इसकी क्रियाविधि है। यहाँ समझाया गया कि हाई फ्रीक्वेंसी रिपील कैपेसिटर लो रिएक्टेंस देता है, तो ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी रिपील बाईपास होकर वापस रेक्टिफायर की ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में ही प्रवेश, और उसको यहाँ पे आपने देख भी लिया कि रेक्टिफायर इनपुट में प्रवेश करती है तथा लोड में प्रवेश नहीं करती। रिपील जो हाई फ्रीक्वेंसी रिपील जो है वो लोड में कम से कम प्रवेश करती है, नहीं करती है। तो और इंडक्टर भी जो है हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हाई रिएक्टेंसी देता है और अपने से भी नहीं गुजरने देता। अतः लोड में अंततोगत्वा डीसी जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है वही गुजरती है, इसलिए आपको अच्छी डीसी प्राप्त होती है। अब इस सर्किट का एडवांटेज पढ़िए। एल सेक्शन या एलसी सेक्शन फिल्टर जो था, जिसमें सीरीज में इंडक्टर एल पहले लगा था और शंट में कैपेसिटर बाद में लगा था, ये कॉम्बिनेशन था एल और सी का। उसका क्या एडवांटेज है देखिए। इट हैज ए वेरी लिटिल रिपल, मतलब जो है इसका रिपल फैक्टर कम है, बहुत अच्छा है। इट हैज अ गुड लोड रेगुलेशन, अर्थात इस सर्किट का रेगुलेशन भी अच्छा है, लोड रेगुलेशन भी। रिपल रिडक्शन अकर्स इन लोड करंट, अच्छा लोड करंट जो है उसमें यहाँ पे रिडक्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि सीरीज इंडक्टर सर्किट थी तो लोड में करंट में रिपल रिडक्शन होते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है देखिए, इट हैज हाई रिपील देन पाई फिल्टर सर्किट। मैं अभी इसके आगे एक और सर्किट पढ़ाऊंगा जिसे पाई सर्किट या सीएलसी कहते हैं। वो सबसे बेस्ट सर्किट होती है रिपील के लिए, सबसे कम उसी में रिपल होता है। तो उससे इसमें उसकी कंपैरिजन में इसकी जो है रिपील थोड़ी ज्यादा होती है। और सुटेबल फॉर लो लोड करंट, जो कि शंट कैपेसिटर लगा तो लो लोड के लिए सुटेबल होता है। तो ये नॉट सुटेबल फॉर लो लोड करंट, ठीक है, क्योंकि सीरीज इंडक्टर और शंट कैपेसिटर दोनों हैं, तो ये उसके लिए आपके लिए अधिक लो लोड करंट के लिए सुटेबल नहीं होता है। और इंडक्टर का प्रयोग एक हानि भी करता है, क्या, ऑडिबल नॉइज आ जाती है। तो ये इसके छोटे मोटे डिसएडवांटेज हैं। बहरहाल इंडिविजुअल एल और सी से कहीं अधिक उपयोगी है एलसी फिल्टर, और इन छोटे डिसएडवांटेज को यदि आप नेग्लेक्ट कर दें तो। और एप्लीकेशन देखें कितना है। इट इज यूज्ड इन डीसी पावर सप्लाई बिकॉज हैविंग बेटर वोल्टेज रेगुलेशन एंड आल्सो नो लोडिंग इफेक्ट ऑन रेक्टिफायर एंड पावर ट्रांसफार्मर। देखिए लोडिंग इफेक्ट यदि नहीं है तो सर्किट अच्छे होते हैं, तो इन गुणों का उपयोग करके ये एल सेक्शन या एलसी फिल्टर बनाया गया है। अब दो सर्किट बचते हैं इसमें, एक आपका पाई सेक्शन और एक टी सेक्शन आपका अध्ययन करा दे रहे हैं। देखिए पाई सेक्शन या सीएलसी फिल्टर इस सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाले प्रयोग में लाए जाने वाले फिल्टर सर्किट है, क्योंकि इस सर्किट की विशेषता क्या है कि इसमें शंट कैपेसिटर 2 लगे होते हैं और एक सीरीज इंडक्टर भी लगा होता है। अर्थात एक स्टेप और बढ़ के एलसी सेक्शन से एक और बढ़ के इनको सीएलसी सेक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो चित्र में बता दिया कि C1 और C2 शंट कैपेसिटर हैं, शंट आर्म में लगे हैं, और सीरीज आर्म में जो है एक इंडक्टर लगा है जो एक पाई शेप बनाते हैं, इसीलिए इसको पाई फिल्टर भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है, सीएलसी। यदि सर्किट के ऑपरेशन पढ़ाएं तो आप यहाँ से देखें कि जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे वो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट बताता है, तो सब रिपील, अधिकतर रिपील तो वापस चली जाएंगी, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को कैपेसिटर अपने में जाने नहीं देगा क्योंकि ओपन सर्किट हो जाता है, तो लो फ्रीक्वेंसी अर्थात डीसी इस इंडक्टर के थ्रू इंडक्टर उन्हें जाने देगा। फिर ये कैपेसिटर उनको नहीं जाने देगा, क्योंकि अपने में से नहीं जाने देगा, तो वे सीधे लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लोड में चली जाएंगी, लोड में डीसी वैल्यू जाएंगी, क्योंकि डीसी वैल्यूज को कैपेसिटर के लिए हाई इम्पीडेंस होगा, प्रतिरोध कम होने से, तो सभी डीसी वैल्यूज किस में चली जाएंगी, लोड में चली जाएंगी। और यदि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो यहाँ से वापस आएंगी, ये उनको जाने नहीं देगा, कुछ यदि चला गया तो फिर यहाँ से फिर वापस शॉर्ट सर्किट होकर चली आएंगी, तो लोड में रिपील कम से कम जाएंगी। ये इनकी क्रियाविधि है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा दिया है कि लोड में जाकर वापस हाई फ्रीक्वेंसी जो एसी रिपील है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी रिपील वापस कहाँ चली जाएंगी, रेक्टिफायर में चली जाएंगी, और केवल आउटपुट लोड में डीसी प्रिवेंट करेगा। तो ये गुण क्या दिखाता है, लो फ्रीक्वेंसी को जाने देना, हाई फ्रीक्वेंसीज को नहीं जाने देना। तो ये लो पास फिल्टर की तरह ये व्यवहार होता है, कैसा है, एक लो पास फिल्टर की तरह व्यवहार करता है। लो वैल्यू या डीसी वैल्यू को जाने देता है, हाई वैल्यू को नहीं जाने देता है। और इसका रिपल फैक्टर कितना होता है, फुल वेव के लिए इसको कर रहे हैं तो ये होता है √2 12 ओमेगा क्यूब C1 C2 L RL। देखिए C1 C2 की तो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है,
और यल यहाँ पे लगा है और आर एल ए लगा है। तो ये सिंपल सूत्र है, इससे रिपल गणना करें, रिपल फैक्टर का मान बहुत कम आएगा। ठीक है, और सर्किट की प्रक्रिया मैंने समझा दी, किस तरह से ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, हाई फ्रीक्वेंसी रिपल वापस रेक्टिफायर में वापस ही चली जाती है, लोड में नहीं जाती, और लो फ्रीक्वेंसी या डीसी जो है लोड में प्रवेश करती हैं। तो सेक्शन पाई सेक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं और इनके एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, ये मन में आपके होना चाहिए कि हर सर्किट के लिए क्या उसका उपयोग है और क्या उसका उससे भी अच्छी कोई हम पाएंगे कि नहीं। इसी से तो आपको विषय में रुचि या ज्ञान बढ़ता है। देखिए, पाई सेक्शन का लोड रेगुलेशन सर्वोत्तम होता है। ठीक है, रिपील फैक्टर फिल्टर से सबसे कम होता है। ये कितनी अच्छी बात है। दोनों दोनों लोड रेगुलेशन भी अच्छा है, रिपील फैक्टर भी, रिपील भी इनका सबसे कम है, और रिपील रिडक्शन लोड वोल्टेज में होता है। ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आपको जो है कहीं वोल्टेज रेगुलेशन करना हो तो वहां इसको ले सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इनपुट कैपेसिटर लीकी हो तो रेक्टिफायर में लोडिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, तो एक छोटा सा इनका वे इफेक्ट है, डिफेक्ट है कि कैपेसिटर लीकी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि लीकी है तो प्रॉब्लम करेगा, लोडिंग इफेक्ट देगा और इफिशियंसी भी कम होगी। दूसरा है पीआईवी रेटिंग। पीआईवी रेटिंग देखिए, पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज की जो रेटिंग है, जो पीक डायोड करंट है, वो इसके लिए अधिक हो जाती है, तो वहां पे डायोड कोई क्षति कर सकता है। और चूंकि दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर लगाए हैं तो थोड़ा कॉस्टलियर भी है। यदि इन छोटे डिसएडवांटेज को नेगलेक्ट करें तो सबसे अच्छा लोड रेगुलेशन, सबसे कम रिपल ये सर्किट देती है, और इसीलिए इसका उपयोग भी अधिक होते हैं। देखिए, पाई टाइप सीएलसी फिल्टर का उपयोग लो लोड को ड्राइव करने के लिए डीसी पावर एवं डीसी पावर सप्लाई के निर्माण में होता है। तो ऐसी सर्किट जिसको आप पाई सेक्शन या सीएलसी फिल्टर कहते हैं, इसके गुण, इसके डिसएडवांटेज और इसके एप्लीकेशन मैंने यहाँ समझा दिए। अब एक और फिल्टर सर्किट है जिसको आप यहाँ देख, टी सेक्शन फिल्टर है। ठीक है, टी सेक्शन फिल्टर में क्या है कि इसमें हमने जहाँ सीरीज इंडक्टर दो लेने हैं, L1 और L2 सीरीज में, और एक शंट कैपेसिटर लेने हैं। आपने LC तो अभी पढ़ा ही था, एल सेक्शन या LC फिल्टर, तो उसी में एक सीरीज में आपको एक इंडक्टर भी क्या करना है, जोड़ देना है, और लोड की पोजीशन वैसी ही है, और सर्किट वैसे ही लो पास फिल्टर की तरह काम करेगा। लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को कैपेसिटर ये इंडक्टर, सीरीज इंडक्टर जाने देगा, ये सीरीज इंडक्टर भी लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को जाने देगा, ये उसको नहीं जाने देगा, ये इसमें से नहीं प्राप्त हो, क्योंकि इनका इंपीडेंस ज्यादा हो जाएगा। तो जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट डीसी वैल्यूज हैं, वे सभी डीसी वैल्यूज इसमें से आपकी पास हो जाएंगी, डीसी यहाँ से पास हो जाएंगी, डीसी, और जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एसी है वे यहाँ से तो गुजर नहीं पाएंगे। यदि कुछ आ गई तो यहाँ से फिर वे शॉर्ट सर्किट होकर वापस चली जाएंगी। यहाँ यदि कुछ और भी बच गई, यहाँ आ गई, तो वे यहाँ से गुजर नहीं पाएंगी, तो केवल डीसी ही आपको मिलेगी। अतः टी सेक्शन फिल्टर भी क्या है, एक लो पास फिल्टर ही है और रेगुलेशन में इस्तेमाल होता है। इसका जो है डिसएडवांटेज ये है कि दो इंडक्टर सर्किट से बल्कि हो जाता है, और ऑडिबल नॉइज भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ एडवांटेज तो हैं, जैसे ये हाई करंट की डीसी सप्लाई में इस्तेमाल होते हैं। जहां आपको बहुत अधिक करंट एम्पियर की रेटिंग वाले कोई सप्लाई बनानी है तो वहां इसका हम उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने फिल्टर सर्किट पढ़ लिए। अब इसमें जो है ब्लीडर रजिस्टर आना चाहता हूँ, ब्लीडर रजिस्टेंस क्या होते हैं और इनका क्या उपयोग है। देखिए, यदि कोई फिल्टर सर्किट में इंडक्टर है तो उसको करंट हमेशा चाहिए होता है, उसको करंट ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो किसी भी फुल वेव रेक्टिफायर में या कोई ऐसी सर्किट है जिसमें इंडक्टर फिल्टर लगाया गया है, तो हम लगातार करंट की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक प्रतिरोध लगाते हैं जिसे ब्लीडर रजिस्टर कहते हैं, जो चित्र अनुसार यहाँ लगाया गया। यही ब्लीडर रजिस्टर है। देखिए, इस ऐसी फिल्टर सर्किट में हुआ है जिसमें इंडक्टर होता है, और इंडक्टर कहाँ कहाँ होता है, यहाँ होता है, इन तीन तरह में इंडक्टर होते हैं। तो इंडक्टर यल में धारा का मान एक न्यूनतम मान से कम न होने के लिए हम ब्लीडर रजिस्टर्स का प्रयोग करते हैं। धारा के घटने पर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, ये V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी का सूत्र आपको पता है। ठीक है, यदि अचानक करंट में चेंज हो, जीरो करंट होने लगे, तो वोल्टेज की वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर सकते, बढ़ जाती है, तो वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो उसी लीडर प्रतिरोध का हम ऐसा प्रयोग करें कि करंट का मान जीरो न हो जाए। तो करंट का मान यदि जीरो नहीं होगा तो निश्चित रूप से
वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये यही ब्लीडर रेजिस्टेंस है जो विभव विभाजक के रूप में सर्किट में लगा है। और कभी लोड की वैल्यू जीरो भले ही हो जाए, लोड यदि जीरो हो जाए कि तो भी करंट, ये ब्लीडर रेजिस्टेंस इस तरह के सर्किट से लगा हुआ है कि लोड के जीरो होने पर भी कोई ना कोई प्रतिरोध रखेगा और जिससे सर्किट क्लोज रहेगी और सर्किट में क्या रहेगी, हमेशा धारा बहती रहेगी। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है, टू मेंटेन करंट इन द सर्किट, जिसको मैंने भी समझाया। टू मेक डिस्चार्ज पाथ फॉर कैपेसिटर आल्सो, देखिए कैपेसिटर के लिए डिस्चार्ज पाथ भी ये शो करेगा। और चूंकि पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में लगा है, पोटेंशियोमीटर के रूप में लगा है, तो वेरिएबल वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में भी काम कर सकता है। तो ये इसके एडवांटेज है। और ब्लीडर रजिस्टर्स को आप अच्छे से दोहरा लीजिए, यदि क्लियर नहीं होते हैं तो प्रैक्टिकल करके भी इसको दिखा सकते हैं। अब इस तरह से आज की क्लास में जो है आपने शुरू से जो जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए थे लगभग हो गए हैं। तो कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन कर, आइए उसको मैं देता हूँ आपको। कुल 10 क्वेश्चन हैं भाग में। क्वेश्चन नंबर 1A है, रेक्टिफायर इफिशियंसी को परिभाषित करना है। ठीक है, इसको करें आप। 1B क्या है, हाफ वेव के लिए इस सूत्र का निगमन करिए, नीटा इज इक्वल टू 40.6 1 प्लस RF बना रहे परसेंटेज। फिर फुल वेव के लिए जो अभी आज मैंने पढ़ा है उसके लिए सूत्र का निगमन करिए। फिर रिपल फैक्टर को, अगला क्वेश्चन 2A है, रिपल फैक्टर को परिभाषित करिए। ठीक है, 2B क्या है, हाफ वेव के लिए रिपल फैक्टर का मान 1.21 होता है, ये सिद्ध करिए। फिर फुल 2C क्या है, ये सिद्ध करना है कि फुल वेव के लिए रिपल फैक्टर का मान कितना होता है, 0.48। अच्छा, अगला क्वेश्चन 3 है, फिल्टर सर्किट को परिभाषित करिए और इसका वर्गीकरण भी करिए। और क्वेश्चन 4 है, शंट संधारित फिल्टर का चित्र बनाकर क्रियाविधि समझाइए। शंट संधारित फिल्टर के रिपल फैक्टर का सूत्र लिखिए। शंट संधारित फिल्टर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज एवं एप्लीकेशन पर प्रकाश डालिए। देखिए, आपको इसके क्या एडवांटेज है ये बताना है, इसके क्या डिसएडवांटेज है ये बताना है, एवं इसके उपयोग क्या क्या है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है, वे ध्यान से देखिए, सीरीज इंडक्टर फिल्टर का चित्र बनाकर इसकी क्रियाविधि समझानी है। अभी मैंने सीरीज इंडक्टर फिल्टर आपको अच्छे से समझाया है, उसका आप चित्र बनाइए, इसका ऑपरेशन या क्रियाविधि समझाइए। फिर फुल वेव रेक्टिफायर में ही इस्तेमाल होता है, हाफ वेव में नहीं होता है। तो फुल वेव के लिए इसका सूत्र लिखिए, क्या रिपल फैक्टर का मान होता है। फिर इसके एडवांटेज भी लिखिए, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और क्या इसके उपयोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6वां जो है, वे एल सेक्शन फिल्टर का, अथवा उसका उसी को एलसी फिल्टर भी कहते हैं, उसका चित्र बनाना है, उसकी रिपल का फैक्टर का सूत्र लिखना है, और एलसी फिल्टर के क्या उपयोग हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज हैं और इसके क्या एडवांटेज हैं, इन पे आपको टिप्पणी लिखनी है। फिर देखें 7वां क्वेश्चन है, एक पाई सेक्शन अथवा सीएलसी फिल्टर का चित्र बनाइए, क्रियाविधि समझाइए। ठीक है, इसके रिपल फैक्टर का मान लिखिए, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज और इसके एप्लीकेशन को लिखिए। 8वां क्वेश्चन है कि एक टी सेक्शन का चित्र बनाकर इसकी क्रियाविधि समझाइए। ठीक है, इसका सूत्र का निगमन नहीं करना है, इसी को आपको क्रियाविधि समझा देनी है। ठीक है, लो पास फिल्टर की तरह तो व्यवहार दोनों के होते हैं, टी के भी और पाई के भी, आपको कुछ समझाना है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन में क्या है, ब्लीडर प्रतिरोध जो भी मैंने समझाया, जो कंटिन्यूटी करंट को मेंटेन निश्चित मान से कम न होने देने के लिए लगाते हैं, भले लोड जीरो भी हो जाए तो भी। तो उसको आपको चित्र बना करके उसका उपयोग और उपयोगिता और उसको परिभाषित करते हुए उसको वर्णन करना है। 10 में मैंने छोटे छोटे जो तथ्यात्मक पैरामीटर या परिभाषा थे उनको रखा है, इनको आप निश्चित रूप से तैयार कर लें, ये हमेशा काम देंगे आपको। देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित को परिभाषित करिए तथा इनके मान भी लिखिए। आईडीसी, VDC हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्थात धारा का औसत मान, वोल्टेज का औसत मान हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए निगमन करना है। फिर IDC, VDC फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपको क्या करना है, निगमन करना है। IRMS, VRMS हाफ वेव के लिए इसका निगमन करिए। IRMS एवं VRMS फुल वेव के लिए इसका निगमन करिए। ठीक है, नेक्स्ट है परिभाषाएं ही हैं कि फार्म फैक्टर हाफ वेव के लिए इसका मान निकालिए, फार्म फैक्टर फुल वेव के लिए इसका मान निकालिए, क्रस्ट फैक्टर हाफ वेव के लिए इसका मान निकालिए, क्रस्ट फैक्टर फुल वेव के लिए इसका मान निकालिए,
फिर पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना होता है इसको समझाइए, ठीक है। फिर पीक इनवर्स वोल्टेज फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज टाइप में कितना होता है, दोनों के लिए समझाइए, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज टाइप में कितना होता है, फिर सेंट्रल टाइप में कितना होता है पीआईवी का मान, ये इसका सूत्र लिखिए या समझाइए। फिर वोल्टेज रेगुलेशन मैंने आज समझाया आपको कि ये लोड पे और इनपुट सप्लाई पे निर्भर कम से कम हो, ऐसा वोल्टेज रेगुलेशन हमें चाहिए होता है, तो इसको भी समझाया। और अंत में ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये आपको मैंने इसके लिए होमवर्क दिया है और गृहकार्य असाइनमेंट, इसको आप करके तैयार करिए, ठीक है। रूप से जो आज पढ़ाई हुई है उसको मैं यदि एक निचोड़ या उसकी समरी बना लूँ तो देखें आपने रेक्टिफायर इफिशियंसी पढ़ ली हाफ वेव एवं फुल वेव के लिए, आरएमएस और डीसी वैल्यू निकाला है करंट एंड वोल्टेज का हाफ वेव एवं फुल वेव के लिए, फिर रिपल फैक्टर, फार्म फैक्टर, क्रस्ट फैक्टर और हाफ वेव फुल वेव के लिए इतनी तैयारी की है आपने। फिर आपने आज वोल्टेज रेगुलेशन भी देख लिए हैं, TUF ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का गणना किया है, और फिल्टर सर्किट में शंट कैपेसिटर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर, CLC या पाई सेक्शन फिल्टर और T सेक्शन फिल्टर का अध्ययन किया है, और साथ में ब्लीडर रेजिस्टेंस भी आपने उसका भी अध्ययन कर लिया। तो इस तरह से जो आज सेमीकंडक्टर डायोड पार्ट 5 की क्लास के सभी जो शुरू में जितने भी मानक थे उसको आपने आज पूरा कर लिया है। Students, I think this lecture, that is semiconductor diode part 5, is very useful to you. यदि आप में से किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स हो, आज की क्लास में कोई संदेह हो, तो आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, स्पेशल पर्पस डायोड, दैट इज सेमीकंडक्टर डायोड पार्ट 6। ओके।